बच्चों, फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एपी लर्निंग में। और मैं अभिषेक पासवान आज आपको पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट बुक क्लास 12 की समकालीन विश्व राजनीति के पहले चैप्टर शीत युद्ध के दौर के बारे में फिर से आगे बताने वाला हूं। आपको इससे पहले मैं 3 वीडियोस कर चुका हूं जिसमें आपको मैंने बहुत सारे टॉपिक क्लियर करवा दिए हैं। तो आज इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है जिसमें कार्टून और मैप नहीं होंगे, बाकी सारी चीज़ें होंगी और इम्पोर्टेंट और बिल्कुल ही सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं बताने वाला हूं इस चैप्टर को। तो ठीक है बच्चों, बने रहिए आप मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। और आप लोग वीडियोस अनलाइक भी करते हो तो बहुत अच्छी बात है, आप कर रहे हो, लेकिन आप प्लीज़ उसका रीज़न बताओ जिससे हम उसका अगली वीडियो में जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसमें सुधार कर सकें और आपको बेस्ट दे सके। तो चलो अब चलते हैं अपने टॉपिक्स पे। तो चलिए, शीत युद्ध के दौर का जो है आपको मैंने इससे पहले बहुत सारे टॉपिक करवा चुका हूँ। तो अब जो अगला टॉपिक है अपना बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। शस्त्र नियंत्रण संधियाँ। शस्त्र नियंत्रण संधियाँ क्या थी? शस्त्र का मतलब आप जानते हो कि हथियार होता है, नियंत्रण का मतलब होता है काबू, और संधियाँ का होता है कि किसी भी समिति या किसी भी चीज़ पर हस्ताक्षर करना, किसी भी लेकर बैठक या समझौता करना। संधियाँ का मतलब समझौता, इस तरीके से आप मान सकते हो। तो दो महाशक्तियाँ थी, दोनों महाशक्तियों ने ये फैसला किया कि अब हम एक दूसरे को परमाणु हथियारों को लेकर हमें एक दूसरे को अपने आप में सीमित करना होगा, क्योंकि आज की डेट में किसी भी देश पर किसी भी देश के द्वारा किए गए हमले को सहना या सक्षम बनाना या आप कह सकते हो कि क्षति पहुंचाना आम बात नहीं है। क्योंकि अगर एक देश दूसरे देश पर क्षति पहुंचाएगा तो दूसरा देश भी उसे ज़रूर ही जवाब देने के लिए वो भी परमाणु बम का इस्तेमाल करेगा। तो इससे क्या होगा कि दोनों देशों को क्षति होगी। तो इस चीज़ को रोकने के लिए, इस चीज़ को एकदम स्थिरता लाने के लिए शस्त्र नियंत्रण संधियाँ की गई। इसमें 3 संधियाँ थी। जो 3 संधियाँ हुई थी परमाणु परीक्षण संधियों को लेकर, मतलब मेरा मतलब है पर शस्त्र नियंत्रण संधियों को लेकर जो 3 संधियाँ हुई वो थी परमाणु परीक्षण संधि, परमाणु अप्रसार संधि और परमाणु परिसीमन संधियाँ। तो इन तीनों के बारे में कि इन पे हस्ताक्षर कब हुए थे, किस किस देश ने किए थे और इसमें क्या बात रखी गई थी, तो इस चीज़ के बारे में आपको डीपली से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बहुत ही शॉर्टकट में, तो उससे आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। तो वही मैं लिख देता हूँ। रोक दिया। तो जो पहली परमाणु परीक्षण संधि है ये जो हुई थी 5 अगस्त 1963 में, इसको ब्रिटेन, सोवियत संघ, ब्रिटेन, अमेरिका, इन तीनों देशों ने मिलकर मॉस्को में हस्ताक्षर किया था। 5 अगस्त 1963 में अमेरिका, सोवियत रूस, ब्रिटेन ने मॉस्को में हस्ताक्षर किया। लेकिन आपको बता दूं, हस्ताक्षर करने के बाद जो ये लागू किया गया था, यानी इसको उपयोग में लाया गया इस संधि को, वो था 10 अक्टूबर 1963 में। ठीक है, 10 अक्टूबर 1963 में ये लागू किया गया और 5 अगस्त 1963 में ही हस्ताक्षर कर दिए गए थे। लेकिन इसमें था क्या? इसमें यह था कि दोनों जो महाशक्तियां थी वो ना तो थल यानी ना तो कोई जमीन पे परीक्षण करेगा किसी भी परमाणु का, ना ही वह किसी समुद्र या जल में जाके नहीं कर सकता, वह आसमान या वायुमंडल में भी किसी भी परमाणु जो बम होंगे, परमाणु मिसाइलें होंगी, किसी भी न्यूक्लियर बम का वह प्रयोग जो है थल, जल और वायु कहीं पर भी नहीं करेगा। तो ये था। तो परमाणु परीक्षण संधि के बाद अब जो अगली जो संधि है वो है परमाणु अप्रसार संधि। परमाणु अप्रसार संधि में बच्चों क्या था, पहले समझ लीजिए कि परमाणु अप्रसार संधि में जो था, जो 5 देश थे, सोवियत संघ, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन, ये 5 देश उस समय परमाणु हथियार से एकदम लबालब हो चुके थे, यानी इनके पास परमाणु हथियार पहले से ही बहुत थे। तो इन लोगों ने मॉस्को, लंदन और वाशिंगटन, ये जो 3 शहर हैं, यहाँ पर जाके हस्ताक्षर इस बात पे किया कि अब सिर्फ हम 5 देश ही परमाणु बम रखेंगे, क्योंकि हम लोगों के पास पहले से ही परमाणु बम है। अब कोई जो अगर अगला देश यानी कोई छठा देश अगर चाहे कि मैं परमाणु परीक्षण करके परमाणु हथियार अब बनाऊँ अपने देश के लिए, रक्षा के लिए, तो ऐसा नहीं होगा। इस पर इन लोगों ने एक बैठक बुलाई जिसमें अब परमाणु परीक्षण को रोकने के लिए, यानी इसका प्रसारण करने के लिए, यानी इसको बढ़ाने से रोके जाने लगा। तो इस चीज़ को लेकर परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किया गया। जो 5 देश है आपको मैंने बताया, अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन, ये 5 देश थे उस समय के जिनके पास हथियार थे, परमाणु बम थे, जिन्होंने 1 जुलाई 1968
में वाशिंगटन, लंदन और मॉस्को, ये जो 3 शहर थे यहाँ पर हस्ताक्षर किया कि ये 5 देश ही अब परमाणु बम रखने योग्य हैं और यही रखेंगे, क्योंकि इन लोगों के पास 1 जनवरी 1967 के पहले से ही परमाणु बम हैं। क्योंकि अगर 1 जनवरी 1967 के पहले जिन लोगों ने परमाणु बम का परीक्षण कर लिया, जिनके पास हैं, वही लोग अब परमाणु रखेंगे। इसके बाद अन्यथा अब छठा देश यानी और कोई देश परमाणु परीक्षण नहीं करेगा, उसका प्रसार नहीं करेगा। तो इस चीज़ पे रोक लगाने के लिए इन लोगों ने इस बात पे सहमति बनाई थी। इसमें कोई भी छठा देश शामिल नहीं हुआ था। तो मतलब ये लोग चाह रहे थे कोई छठा देश शामिल ना हो और देश इस सब चीज़ों से दूर रहें। बस ये सोच रहे थे कि हम 5 देश ही सिर्फ शक्तियों में रहें, हमारे पास ही परमाणु रहे और दूसरे देश के पास ना आए। तो चलिए अब चलते हैं तीसरे संधि पे। तो जो अगला यानी तीसरा जो परमाणु संधि था वो है परमाणु परिसीमन संधि, यानी सीमित करना, हथियारों को सीमित करना। ठीक है, इसमें हम सिंपल बात कहेंगे कि हथियारों को सीमित करना यानी जो घातक हथियार होते हैं उनको रोकना और मिसाइल जो होती हैं उनको भी सीमित कर देना। इसमें अगर एकदम सिंपल डेफिनेशन भाषा जानी जाए तो जो परिसीमन का मतलब होता है सीमित करना, किसी भी चीज़ को सीमित करना। जैसे आपने एक में पढ़ा कि यहाँ परीक्षण नहीं करना, दूसरे में पढ़ा कि यहाँ प्रसार नहीं करना और तीसरे में था कि हथियारों को ही सीमित कर लिया जाए। तो ये जो शुरू हुआ वो था नवंबर 1969 में। नवंबर 1969 में सोवियत जो नेता थे लियांडो ब्रेजनेवा और यूएसए के यानी अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे निक्सन, उन लोगों ने 26 मई 1972 में मॉस्को में हस्ताक्षर किया इस वाली संधि पे कि मिसाइल को है परिसीमित करना है और जो घातक हथियार होते हैं जिससे ज़्यादा जान माल की हानियाँ होती हैं, इन हथियारों को भी सीमित करना है, इन पे प्रतिबंध लगाना है, जिससे आगे भविष्य में तीसरे विश्व युद्ध की जो स्थिति है वह उत्पन्न हो जाए। तो जो तीनों संधियाँ थी वो बहुत ईजी तरीके से मैंने आपको समझाया है, बिल्कुल ही ईजी तरीके से आप समझ गए होंगे। और नहीं समझोगे तो इस चीज़ का है एकदम सिंपल डेफिनेशन में मैं नोट्स बना के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से ले लेना। तो चलिए बच्चों अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। जो अगला टॉपिक है हमारा, बड़ी महाशक्तियाँ छोटे छोटे देशों के साथ गठबंधन क्यों करती थी। इस बात को आप भी जानते हो कि जहाँ पर फ़ायदा होता है लोग वहाँ ज़्यादा अच्छा अपने संबंध बनाने में ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं हमारा संबंध इससे अच्छा बन जाए, जिससे इससे हमें फ़ायदा हो, क्योंकि बिना फ़ायदे के कुछ नहीं होता। इसी तरीके से जो बड़ी बड़ी महाशक्तियाँ थी वह छोटे देशों को लालच देकर अपनी तरफ खींचने लगी थी। लेकिन इन देशों का छोटे देशों के साथ गठबंधन करने में क्या फ़ायदा था, क्योंकि ये पेपर में बहुत आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा 6 मार्क्स में भी आता है, ज़्यादातर ये 6 मार्क्स के क्वेश्चन में ही आता है और 4 मार्क्स में। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये यही है कि बड़ी महाशक्तियाँ छोटे देशों के साथ गठबंधन क्यों करती थी, इसके क्या कारण थे। तो आप ऊपर ये बताओ कि जो बड़ी महाशक्तियाँ थी वह छोटे देशों के साथ गठबंधन करना इसलिए चाहती थी क्योंकि वह उनसे लाभ प्राप्त करना चाह रहे थे, वह आर्थिक मदद लेना चाह रहे थे, सैन्य की तरफ से मदद लेना चाह रहे थे। वह उन देशों में जिन देशों के साथ वो गठबंधन कर रहे थे उन देशों में वह अपने सैन्य ठिकाने स्थापित करना चाह रहे थे। तो मैंने 4 पॉइंट्स लिख दिए हैं, तो आपको उसके बारे में ब्रीफ से बताने वाला हूँ। छोटे देशों के साथ प्राकृतिक संसाधन लाभ प्राप्त करना, यानी जो पहला जो टॉपिक है वो है छोटे देशों के साथ प्राकृतिक संसाधनों का लाभ प्राप्त करना। जो बड़ी महाशक्तियाँ हैं, मान लेते हैं अमेरिका ने जो है इराक से, ईरान से, एक बात कह रहा हूँ कि अगर उन लोगों के साथ अपना सैन्य गठबंधन बनाया तो उसमें क्या होगा कि उसको तेल सस्ता मिलेगा या फ्री में मिलेगा, क्योंकि वह उसके अधीन हो चुका है। तो यही बात होती है कि जो छोटे छोटे देशों को वह अपने मिला तो लेते हैं, लेकिन उससे फिर उनके ही वस्तुओं का यानी उसके ही संसाधन को अपने प्रयोग में लाते हैं फ्री में, यानी आप बता सकते हो फ्री में या कम दाम में उसे अपने अधीन ले लेते हैं। सैन्य ठिकाने स्थापित करना, अगर बड़ी बड़ी महाशक्तियाँ जो छोटे छोटे देशों के साथ अपने संबंध बनाएंगी तो अगर भविष्य में कभी ऐसा लगता है कि हमारा दूसरे देश के साथ युद्ध हो सकता है, मान लेते हैं कि एक बड़ी महाशक्ति है और उसके छोटे छोटे देश हैं और एक और बड़ी महाशक्ति है और उसका छोटा सा देश यहाँ है, लेकिन अब ये मान लेते हैं यूएसए और ये यूएसएसआर यानी सोवियत संघ और अमेरिका। अब मान लेते हैं अमेरिका का दोस्त है ये, जैसे आपको बताया क्यूबा मिसाइल संकट में हुआ था कि किस तरीके से सोवियत संघ ने क्यूबा में मिसाइल तैनात कर दी थी। अब यूएसए है और इसके साथ अगर इनकी दुश्मनी है तो ये सैन्य ठिकाना यहाँ बना सकते हैं अपना। तो वही था कि सैन्य ठिकाने स्थापित करने के लिए, ठीक है, जिससे क्या हुआ कि ये दुश्मन पे भारी पड़ सके या युद्ध में कभी काम आ सके। तो वही चीज़ें थी। अब हथियारों के लिए बड़ी सेना बनाने के लिए अब जो छोटी छोटी देशें मिलकर एक बड़ा ग्रुप बनेगा तो जाहिर सी बात है इनके हथियार भी बहुत हो जाएंगे, सेना ही बहुत बड़ी हो जाएगी और सामने वाला जो बंदा होगा यानी जो सेकंड पार्टी होगी, अगर
ऐसा कहीं भविष्य में ऐसा होता है कि युद्ध होने के चांस बढ़ते हैं, तो देखा जाएगा कि ये छोटे छोटे देश मिलकर ही एक बहुत बड़ी शक्ति बन जाएगी। तो इसलिए भी बड़ी महाशक्तियां छोटे छोटे देशों के साथ गठबंधन बना रही थी कि जिससे हमारी सैन्य ताकत और बढ़ सके। और था हथियार भी, जब अगर सेना बढ़ेंगी तो उनके हथियार भी मिलकर बड़ी हथियार वाले ताकत बन जाएंगी। तो वही है कि हथियारों के लिए और बड़ी सेना बनाने के लिए। और था आर्थिक सहायता के लिए। अब जो बड़ी बड़ी महाशक्तियां थी वे छोटे छोटे देशों को जब अपने अधीन कर लेती हैं, तो जो छोटे छोटे देश हैं वो कर के हिसाब से या आर्थिक रूप में आप कह सकते हो कि दोस्ती के नाम पर या किसी भी तरीके से जो धन देते हैं या थोड़ा बहुत टैक्स दे रहे हैं उस देश को, या उसको किसी तरीके से गिफ्ट कर रहे हैं कि नहीं हम आपके साथ जुड़े हुए हैं तो चलिए आपको हम थोड़ा। तो कुल मिलाकर था कि इन चीज़ों के हिसाब से जो आर्थिक सहायता, जो धन है वो आर्थिक सहायता ले रही थी बड़ी महाशक्तियां, और इसीलिए ये दोस्ती करते थे छोटे छोटे देशों के साथ और गठबंधन बनाते थे। तो चलिए अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक ट्रूमन सिद्धांत पर। तो अब अगला जो टॉपिक है ट्रूमन का सिद्धांत, तो इसके बारे में ब्रीफ से पढ़ते हैं। ट्रूमन जो थे, ये जो ट्रूमन है ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे उस समय के, ठीक है। तो इनका जो सिद्धांत था ये था कि जब ये सत्ता में थे तो इन्होंने ये महसूस किया कि जो रूस यानी सोवियत संघ के जो देश हैं और उनसे देश जुड़ रहे हैं, उनसे लोग जुड़ रहे हैं, वो इसका कारण ये था कि वो साम्यवाद को ज़्यादा बढ़ावा देने लगे थे। साम्यवाद को ज़्यादा ऊंचा मानकर वे साम्यवाद के साथ जुड़ने लगे थे पूंजीवाद को छोड़कर। तो इसमें जो ट्रूमन ने ये सोचा कि, और इन्होंने ये महसूस किया कि रूस जो है, रूस सोवियत संघ में जब लोग जुड़ रहे हैं उसका कारण यह है कि जब लोग गरीब होते हैं, इनके पास पूंजी धन नहीं होता, वही लोग साम्यवाद की तरफ आकर्षित होकर और रूस के साथ जुड़ रहे हैं। तो क्यों ना मैं इन्हें आर्थिक धन देकर और इनकी गरीबी दूर मिटाऊं जिससे पूंजीवाद के साथ बने रहे। तो इन्होंने, ट्रूमन ने जो था, जो यूरोप के जो कुछ कंट्री हैं और रूस की जो कुछ देश हैं छोटे छोटे, उनको उन देशों में जाकर अपने अपने आर्थिक सहायता दी, और उसी को कहा गया ट्रूमन का सिद्धांत। ट्रूमन का सिद्धांत यही था कि जब कोई गरीब होता है तो वह व्यक्ति जाके रूस यानी साम्यवाद के साथ जाके मिलता है, और साम्यवाद से मिलने के बाद वह पूंजीवाद को छोड़ देता है, और अगर भविष्य में इसको ना रोका जाए तो साम्यवाद ही एक ऊंचे स्तर पर बना रह जाएगा और पूंजीवाद नीचा हो जाएगा, यानी अमेरिका से ज़्यादा ऊंचा जो है वो रूस हो जाएगा और उसके देश हो जाएंगे। तो इसलिए ट्रूमन ने आर्थिक धन देकर वहाँ के लोगों को ये बताया कि आप ना छोड़ें और पूंजीवाद के से जुड़े रहें, और इसी को जो है ट्रूमन सिद्धांत कहा गया। ये सिंपल अगर आपको यही बात है कि ट्रूमन एक राष्ट्रपति, अमेरिकी राष्ट्रपति थे। इन्होंने यह महसूस किया या यह इन्होंने जो थी, इनको एक्सपीरियंस ये हुआ कि अगर कोई गरीब है तो वह साम्यवाद के साथ जुड़ेगा, और अगर उस पर पैसा है तो वह अमेरिका के साथ यानी पूंजीवाद को ही बढ़ावा देगा। तो इसलिए इन्होंने आर्थिक सहायता दी, और इसी जो पूरे कार्यक्रम को है ट्रूमन का सिद्धांत कहा गया। अब चलिए चलते हैं मार्शल योजना पे। मार्शल योजना क्या था? जो मार्शल योजना था, मार्शल योजना जो ये बनाई गई, ये मार्शल योजना किसे कहा जाता है? तो मार्शल योजना बच्चों वो थी कि जो मार्शल हैं वह अमेरिकी के उस समय के विदेश मंत्री थे। तो इन्होंने जो यूरोप के देश थे और रूस के जो देश थे, यानी आप यूरोप और रूस के जो बिछड़े हुए देश थे, यानी युद्ध के बाद जब वह गरीब, उस देश में गरीबी आ चुकी थी, बेरोजगारी आ चुकी थी, उस समय अमेरिका ने अरबों डॉलर की जो थी वो सहायता दी, आर्थिक रूप से सहायता की उन देशों की, जिससे वह वापस उभर कर अपने पैरों पर खड़े हो सकें और फिर से जो युद्ध से पहले उनकी स्थिति थी, यानी जो उस युद्ध से पहले वे जिस तरीके से कमा खा रहे थे, बेरोजगारी नहीं थी, धन था, किसी तरीके की भूखमरी नहीं थी, उस तरीके के फिर से जो है समय आ सके। और मार्शल योजना इसी को कहा गया। मार्शल योजना में यही था कि जो अमेरिका के विदेश मंत्री ने अरबों डॉलर यानी अरबों डॉलर की सहायता दी यूरोपीय कंट्रियों को, जिससे वह वापस युद्ध से जो पहले की जो स्थिति थी उनकी वह हो सके। इसका मतलब सिंपल यह है कि उनकी गरीबी दूर करना चाह रहे थे, तो इसी योजना को जो है मार्शल योजना कहा गया। तो चलिए बच्चों, अब बस ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है। इसमें आपके कुछ मैप्स और कार्टून रह जाते हैं। तो मैप्स और कार्टून्स के लिए यानी हमारी जो 2 बुक्स हैं, पहले एक बुक के हम सभी कार्टून्स के वीडियोस एक साथ लाएंगे, एक ही साथ कवर करके, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, और एक ही साथ जो होंगे मैप्स के भी वीडियोस आएगी। इन दोनों मैप्स और कार्टून्स की अलग वीडियो होगी, और इसके बाद अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो आएंगी, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। अब अगला जो है, तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। और बच्चों आपको बता दूं कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, आप लोग सब्सक्राइब करो, शेयर करो, क्योंकि धीरे धीरे हम अपनी वीडियोस में इम्प्रूव लाते रह रहे हैं और हम
बहुत अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी सपोर्ट करोगे तभी तो ये चैनल AP लर्निंग आपका जो है आगे इंक्रीज होता चला जाएगा और इससे आपको भी नॉलेज बहुत बढ़ेगी। मैं ये कोशिश करता हूँ कि सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा सकूँ। अगर आपको कहीं कमी लगती है आप कमेंट करके आप बताओ कि हाँ सर ये कमी है, आप सुधारो, और मैं उसको फिर सुधारने की कोशिश करूँगा। चलिए बच्चों, धन्यवाद और सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद, जय भारत।